नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि करण गुलेरिया यहाँ पर टेरेस पर स्वाति मल्होत्रा के बारे में सारे ही बातें बताते हैं। वो अपनी बात शुरू करते हैं कि कंपटीशन के थ्रू ही वो उसने पहली बार स्वाति मल्होत्रा को देखा था। उस फुटबॉल टूर्नामेंट में करण गुलेरिया जानबूझकर हार गए थे क्योंकि वो स्वाति मल्होत्रा को देखते ही उस पर अपना दिल हार बैठे थे। जब राजीव गुलेरिया को इस बात का पता चला तो वो जल्दी से ही करण के पास जाते हैं और जैसे ही करण ने देखा कि उसके भाई को शायद सब सच पता चल गया है, इसलिए वो उसे इग्नोर करते हुए वहां से जा ही रहे थे कि तभी राजीव गुलेरिया ने अपने हाथ उसके कंधे पर रखा। करण को जैसे ही राजीव गुलेरिया के हाथों का स्पर्श हुआ तो वो अच्छे से समझ गया था कि आखिर उसका भाई अब उससे क्या कहने वाला है। लेकिन राजीव गुलेरिया की तरफ अब वो देखने लगता है, लेकिन वो उसे अपनी नजरें अभी भी चुरा रहा था क्योंकि जैसे ही राजीव गुलेरिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा था तो करण तभी पलट तो गया था राजीव की तरफ, लेकिन अभी भी वो उसकी आंखों में नहीं देख पा रहा था बल्कि उसने अपनी आंखों को नीचे झुकाया हुआ था। करण गुलेरिया को इस तरह से देख रहे तब राजीव ने कहा, सच सच बताना, तू जानबूझकर हारा है ना आज? मुझे सच सच बताना, अभी मुझसे कुछ मत जुटाना क्योंकि ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि मेरा भाई कभी किसी भी फुटबॉल टूर्नामेंट में हार जाए। ये बात तो मैं कभी भी हजम ही नहीं कर सकता क्योंकि मुझे मेरे भाई पर पूरा भरोसा है। राजीव गुलेरिया के इस सवाल पर अब करण कहता है, नहीं भाई, शायद वो ज्यादा अच्छी खेलती है इसलिए मैं हार गया। करण यहाँ पर अभी भी राजीव से सीधे ही कहता है कि नहीं, उसका खेल सच में ही बहुत ही अच्छा था जिसकी वजह से मैं हारा हूँ। इस बात को सुनकर अब राजीव गुलेरिया कहते हैं, तू हार गया, मुझे इस बात की टेंशन नहीं है, लेकिन तू इतनी बुरी तरह से हार जाएगा मुझे इस बात की उम्मीद भी नहीं थी तुझसे। क्योंकि देख करण, हार जीत तो जिंदगी में चलती ही रहती है। ये तो जरूर है कि अगर तुम हमेशा जीतते हो तो कभी कभार हार भी जाते हो। मुझे दुख इस चीज का नहीं हो रहा है कि तुम आज एक टूर्नामेंट में हार गए हो। मैं उन भाइयों में से नहीं हूँ कि तुम्हारी एक हार से मैं ये सब समझ लूंगा, लेकिन मुझे दुख अब इस बात का हो रहा है कि तुम बस हारे नहीं हो बल्कि तुम बहुत ही बुरी तरह से उससे हारे हो। राजीव गुलेरिया अब करण गुलेरिया से कहता है कि चल अब घर चलिए। कहते हुए ही अब राजीव करण का हाथ में ली हुई पेस्ट्री को ले लेता है और फिर वो उसे वहीं पर ही खाने लगता है क्योंकि राजीव ने वहां पर देखा था कि करण हारा तो जरूर है लेकिन अभी भी उसके हाथों में एक पेस्ट्री थी जिसे अब राजीव उसके हाथ से लेते हुए खा लेता है। कुछ ही देर के बाद अब राजीव उसे खाने के बाद कहता है, तू साथ चल रहा है या फिर ऐसे ही यहीं पर ही खड़ा रहने का इरादा है? क्योंकि मुझे लग रहा है आज तू यहाँ कॉलेज से बाहर कहीं जाने ही नहीं वाला है, क्योंकि आज तेरे हाव भाव मुझे कुछ अलग लग रहे हैं। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे अब तू यहाँ पर कॉलेज में ही अपना बिस्तर लगवाने वाला है। अपने भाई राजीव गुलेरिया की ये बात सुनकर अब करण कहता है, मैं यहाँ खड़ा होकर क्या ही करूँगा, चलो घर ही चलते हैं क्योंकि अब तक तो वो भी जा ही चुकी है। करण की ये बात सुनकर अब दोनों ही भाई अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और फिर वो दोनों गुलेरिया हाउस की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही देर के सफर के बाद करण और राजीव गुलेरिया दोनों ही अपने घर पहुंच जाते हैं कि तभी उन दोनों की ही नजर सामने खड़ी हुई शारदा पर जाती है, जो बिल्कुल चुपचाप ही गुलेरिया परिवार के हेड मिस्टर देवराज गुलेरिया पर जाती है क्योंकि शारदा वहां पर इतनी चुप थी कि तभी उसके सामने खड़े उनके डैड पर उनकी नजर जाती है, जो सारे ही सर्वेंट को वहां पर एक लाइन में लगाकर डांट रहे थे। आज देवराज गुलेरिया बड़े ही गुस्से में थे, जिसके सामने किसी भी नौकर की जुबान तो क्या सांस भी नहीं निकल रही थी। सब बड़े ही घबराए हुए थे। राजीव ने जब ये सब देखा तो उसने करण से कहा कि यार, अब किसने क्या कर दिया है जो पापा इतने नाराज हो रहे हैं? पता नहीं क्या बात है, ये हर बार हर छोटी छोटी बात पर ही नाराज हो जाते हैं। राजीव गुलेरिया की ये बात सुनकर अब करण कहता है कि यार, पता नहीं अब किसकी शामत आई हुई है। तभी देवराज गुलेरिया की नजर अब बाहर से आ रहे अपने दोनों ही बेटों पर जाती है तो अब वो गुस्से से उन्हें कहते हैं
क्या आओ तुम दोनों भी अंदर आओ, कॉलेज जाने के अलावा तो और कुछ काम है ही नहीं ना तुम दोनों को। और राजीव, तुम अगर इस बार मुझे तुम्हारा नाम मैंने किसी और लड़की के साथ जुड़ा हुआ देख लिया ना तो समझ लेना कि मुझसे बुरा अब और कोई भी नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर उनके पापा सारे ही नौकरों को तो डांट ही रहे थे, लेकिन जब उन्होंने अपने दोनों बेटों को साथ में आते हुए देखा तो उसके पापा ने उन दोनों को भी अपने गुस्से में लपेट लिया था। और उसने साथ साथ राजीव गुलेरिया को वार्निंग भी दे दी थी कि अगर तुम्हारा नाम अब की बार किसी लड़की के साथ इधर उधर भी मिला ना तो फिर ये देख लेना कि तुम्हारा क्या हश्र होगा। गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनीज को तुम लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया है, कोई भी सीरियस ही नहीं है उस कंपनी को लेकर। अरे उस कंपनी को आगे कैसे बढ़ाओगे, ये कहते हुए ही अब मिस्टर देवराज गुलेरिया अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर अपने बेटों की भी इस हरकत पर बहुत ही नाराज थे, क्योंकि उन्हें अपने दोनों ही बेटों के अंदर कोई भी सीरियसनेस नजर नहीं आती थी। उसे बस ये डर था कि कल को उनकी कंपनी को कौन संभालेगा, क्योंकि उसके बेटों का उस कंपनी के कामकाज में बिल्कुल ही ध्यान नहीं था। अब वो ऐसे ही गुस्से में दमदमाते हुए वहां से चले जाते हैं कि तभी राजीव की नजर उनके सेक्रेटरी पर जाती है, जो वहीं पर ही उन्हीं सभी नौकरों के साथ ही खड़ा हुआ था। जैसे ही उसकी नज़र उस पर जाती है तो वो अब उस सेक्रेटरी से पूछता है, क्या हुआ है, आखिर इतना गुस्सा किस बात का आ रहा है पापा को? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या आज या घर पर कुछ हुआ है? राजीव के इस सवाल पर अब वो शख्स कहता है कि सर वो आज किशोर सर जी की वजह से ही गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी के हाथों से एक बहुत अच्छी डील निकलकर मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी के हाथों में चली गई है। इसी वजह से ही आज सर का गुस्सा इतना हाई हो रखा है। ये लगातार अब चौथी डील है जो मिस्टर धर्मराज मारवा ने अपने हाथों में ले ली है। हम लगातार चौथी बार उस डील को फिर से हार गए हैं, इसीलिए ही आज सर का गुस्सा इतना हाई है कि वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस बार सर को बड़ी ही उम्मीद थी कि इस बार तो उन्हें ये डील जरूर ही मिलेगी, क्योंकि 3 डील पहले से ही मारवा ग्रुप को मिल चुकी है। लेकिन इस बार भी हमारे साथ सेम वही हुआ, हम इस बार भी उस डील को अपने नाम नहीं कर पाए। उस सेक्रेटरी की ये बात सुनकर अब राजीव कहता है कि आखिर पापा को उस डील की रिस्पॉन्सिबिलिटी किशोर को देने की क्या ही जरूरत थी। पापा को तो पता ही है ना कि किशोर का बिजनेस सेंस बिल्कुल ही जीरो है, तो पापा को उसके ऊपर इतना ट्रस्ट करने की क्यों जरूरत है? तो फिर उसे ही उन्होंने क्यों दिया? वो किसी काबिल लोग को भी तो इस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते थे। राजीव की इस बात का जवाब देते हुए वो सेक्रेटरी कहता है, सर वो बड़े साहब दूसरे काम में बिजी थे, इसलिए उन्होंने इस डील की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बड़े भाई को ही दे दी थी। यहाँ पर राजीव और करण दोनों ही किशोर के बारे में अच्छी तरह से जानते थे कि वो अपने उसके अंदर बिजनेस सेंस बिल्कुल ही जीरो थी। हालांकि वो उसके डैड की हेल्प जरूर करता था, लेकिन उसके अंदर वो काबिलियत थी ही नहीं कि वो इस बिजनेस एम्पायर को अच्छे से संभाल सके। लेकिन यहाँ पर करण के पापा को शायद कोई वो जरूरी ही काम था, जिसकी वजह से उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने उस बड़े बेटे को दे दी थी। ये सुनते ही अब करण कहता है कि शायद यही वजह है कि पापा के मूड आज इतना खराब है, क्योंकि शायद पापा आज इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे कि आप बता रहे हो कि ये चौथी बार है, तो फिर तो पापा का इतना गुस्सा करना तो लाजमी ही है, क्योंकि अगर बिजनेस में बार बार उनके हाथ से डील निकलती ही जाएगी तो फिर भी एक समय के बाद तो बिजनेस अपने आप खड़ा भी नहीं रह पाएगा, वो उसका तो ढांचा ही सारा का सारा बदल जाएगा। करण अब के इस सवाल पर अब वो सेक्रेटरी भी हाँ में अपना सिर हिला देता है और कहता है, हाँ इसी वजह से ही सर काफी गुस्से में है, क्योंकि वो डील उनके हाथ से निकल गई। और वो सेक्रेटरी कहता है कि सर ये लगातार हमारी कंपनी की चौथी हार है मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी से। उस सेक्रेटरी की ये बात सुनकर अब राजीव गुलेरिया कहता है, कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए कि आपने जो भी प्रोजेक्ट हैं उसकी फाइल आप सब मुझे या करण को दे दीजिए। हम देखते हैं कि हम किस तरह से पापा की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें भी बिजनेस की इतनी तो अब सेंस है ही कि अब हम पापा की इस काम में हेल्प कर सकते हैं। इसलिए आप उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना देते हुए आप वो फाइल हमें दे सकते हैं। राजीव गुलेरिया की ये बात सुनकर अब वो सेक्रेटरी कोई भी जवाब नहीं देता है। तभी उन सभी के कानों में फिर से एक दमदार आवाज सुनाई देती है
कि कोई जरूरत नहीं है अपने बाप पर मेहरबानी करने की। तुम दोनों को कोई भी जरूरत नहीं है और तुम्हारा बाप अभी इतना कमजोर भी नहीं हुआ है कि उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। अरे तुम तो बस अपने कॉलेज में मौज मस्तियाँ करो, क्योंकि जब किसी को भी मेरे बारे में कुछ भी नहीं पड़ी है तो मुझे तुम दोनों की भी मेहरबानी नहीं चाहिए। मिस्टर देवराज गुलेरिया अपने दोनों ही बेटों को अब घूर घूर कर ये देखने लगते हैं और अब वो दोनों से ही कहते हैं कि जाओ तुम दोनों अपने अपने रूम में जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ। वैसे भी मुझे तुम दोनों जब मुझे मेरे उन बड़े दोनों बेटों से कोई उम्मीद नहीं है तो तुम दोनों से ही मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पर देवराज गुलेरिया सच में इतने परेशान हो गए थे कि सच में उसे अपने जिन दो बेटों से उम्मीद थी आज वो उन्हें भी खड़ी खोटी ही सुना रहे थे, क्योंकि ये बात तो वो भी अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उसके वे दोनों बड़े बेटे किसी काम के नहीं है, लेकिन करण और राजीव में वो एबिलिटी है कि वो उसकी मदद बिजनेस में अच्छी तरह से कर सकते हैं, लेकिन वो अभी अपने उस गुस्से की बली में उन दोनों को भी लपेट लेते हैं। पापा की ये इतनी गुस्से वाली बातें सुनकर अब करण गुलेरिया और राजीव गुलेरिया वो दोनों भी अब अपने कमरे में चले जाते हैं, क्योंकि अपने पापा को इतने गुस्से में देखकर वो अब उनके सामने कोई भी बहस नहीं करना चाहते थे और वो ना ही उन्हें हर्ट करना चाहते थे, इसलिए वो चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। यहाँ देवराज गुलेरिया भी वहां पर लगे हुए एक सोफे पर जाकर बैठ जाता है, क्योंकि अब उनका शायद ब्लड प्रेशर काफी हाई होने को हो गया था, क्योंकि वो आज बहुत ही गुस्सा पहले से ही कर चुके थे। अब वो सोफे पर बड़े ही थके हारे हुए से बैठ जाते हैं और अब वो बैठकर सोचते हैं कि मेरे ये दो बेटे किशोर और अनुपम तो किसी भी काम के नहीं है। ये अगर चाहकर भी मेरी मदद भी करें तो फिर भी इनके अंदर वो एबिलिटी है ही नहीं कि वो बिजनेस को संभाल सके। लेकिन ये जो दो हैं जो शायद मेरी हेल्प कर सकते हैं, जिनमें भगवान ने दिमाग भी बहुत ही दिया है, लेकिन वो शायद अभी मेरा बिजनेस करना ही नहीं चाहते हैं। इन दोनों का तो ध्यान मेरे बिजनेस में लग ही नहीं रहा है। एक को तो बस लड़कियों के साथ ही टाइम पास करने से फुर्सत ही नहीं मिल रही है, उसे तो बस अपने चारों तरफ लड़कियां ही चाहिए, और ये दूसरे को बस अपना खेल और अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता है। पता नहीं मेरे इस बिजनेस एम्पायर का जो मैंने इतनी मुश्किल से खड़ा किया था, इसका कभी कुछ भविष्य में हो भी सकता है या नहीं। भगवान ने मुझे 4 बेटे दिए हैं, लेकिन मुझे चारों से ही अब लग रहा है कोई उम्मीद ही नहीं है। अरे कितने वक्त से ही तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी कंपनी गुलेरिया ग्रुप इंपीरियल ग्रुप में शामिल हो जाए, ताकि उस इंपीरियल ग्रुप के थ्रू ही मुझे बिजनेस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातों का पता चल सके, जिससे मैं अपने लॉसेज को भी कम कर सकूं। लेकिन मुझे तो अब तक हार ही मिलती जा रही है। आज तक मैं उस इंपीरियल ग्रुप का भी हिस्सा नहीं बन पाया। मुझे डर है कि अगर मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी इसी तरह से ही सक्सेस हासिल करती रही तो वो कंपनी अपनी कंपनी को इंपीरियल ग्रुप में जरूर लिस्टेड करवा लेगी, लेकिन रहेगी तो सिर्फ हमारी गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ही। यहाँ देवराज गुलेरिया अपने अब सेक्रेटरी से कहते हैं कि आने वाले प्रोजेक्ट की सारी फाइल ऊपर मेरे ऑफिस में भिजवा देना। वो अपने सेक्रेटरी को ये कहते हुए ही अब मिस्टर देवराज गुलेरिया अपने घर में ही बने पर्सनल ऑफिस में चले जाते हैं। दूसरी तरफ अभी मल्होत्रा हाउस में आज स्वाति अपनी माँ से कहती है कि माँ पापा कहाँ है, क्योंकि स्वाति यहाँ पर अपने घर पर कॉलेज से आ चुकी थी और जब वो वहाँ पर देखती है तो उसके पापा अभी भी घर पर नहीं थे, इसलिए वो अपनी माँ से अपने पापा के बारे में पूछती है। स्वाति के इस सवाल का जवाब देते हुए उसकी माँ कहती है, कहाँ होंगे, जरूर कोई नया एक्सपेरिमेंट ही कर रहे होंगे अपनी लैब में। तुम तो अपने पापा को अच्छी तरह से जानते ही हो ना। वैसे भी तुम भी कौन सा कम हो, तुम तो पूरी की पूरी अपने पापा पर ही गई हो। अपनी माँ की ये बात सुनकर अब स्वाति कहती है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ माँ। ये कहते हुए ही वो भी अब अपने पापा के लैब की तरफ जाने लगती है, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा को भी लैब से की सारी ही इंफॉर्मेशन या जो भी स्वाति के अंदर जो भी एबिलिटीज थी, जो भी योग्यता थी, जो भी इंटरेस्ट था, वो उसे शायद अपने पापा से ही मिला हुआ था। कि जब वो अपने पापा के पास लैब में जाती है तो वो देखती है कि शीला अभी भी किशन के साथ ही लड़ रही थी, क्योंकि जब वो लैब के लिए निकल रही थी तो बीच में शीला और किशन दोनों ही अपनी लड़ाई लड़ने में बिजी थे। अपने दोनों ही भाई बहनों को इस तरह से लड़ता हुआ देखकर अब स्वाति उनकी तरफ जाने लगती है तो वो देखती है कि शीला किसी बात पर किशन को डांट रही थी।
स्वाति अब उसके पास जाकर कहती है कि क्या हुआ है, किस बात पर झगड़ा हो रहा है तुम दोनों के बीच में, कभी तो अपनी लड़ाइयों को खत्म किया करो। अरे यार, अब तो हम बड़े हो चुके हैं। स्वाति की बात को सुनकर अब से किशन स्वाति के पास जाकर कहता है कि देखो ना स्वाति, ये शीला फालतू में ही मुझसे लड़ रही है, पता नहीं इसको हर समय मुझसे लड़ने में क्या ही मजा आता है। एक तो इसकी बातें ही ऐसी उठपटांग होती है ना कि मेरा तो दिमाग ही खा जाती है, और फिर इसकी लड़ने की क्षमता तो देखो। किशन की बात पर अब स्वाति कहती है कि शीला क्या हुआ है तुम हमेशा से ही इससे क्यों लड़ती रहती हो, आखिर इससे लड़ने के बाद तुम्हें क्या मिल जाता है। स्वाति की इस बात का जवाब देते हुए अब शीला कहती है, हाँ तुम तो सिर्फ मुझे ही गलत कहोगी ना। खैर छोड़ो, तुम्हें तो बस अपना ये भाई ही दिखाई देता है। खैर छोड़ो इस बात को, मुझे ये बताओ कि क्या तुमने गुलेरिया हाउस के बेटे राजीव गुलेरिया को कहीं देखा है क्या। शीला की इस बात का जवाब देते हुए अब स्वाति कहती है कि हाँ देखा था ना, लेकिन ज्यादा नहीं, बस जब कॉलेज में एंट्री की थी तभी मैं उससे मिली थी, उसके बाद तो मुझे वो कॉलेज में दिखाई ही नहीं दिया था। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो, तुम तो उसके बारे में जानती ही हो ना कि वो कैसा लड़का है, फिर तुम उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो। स्वाति की इस बात पर अब किशन कहता है, स्वाति ये पागल उससे शादी करना चाहती है, उसकी हर रग रग से ये वाकिफ है। मुझे तो उस लड़के में कोई सेंस ही नजर नहीं आती है, क्योंकि वो उसके काम ही ऐसे हैं, और ऊपर से इसको पता नहीं क्या क्रेज चढ़ा हुआ है कि ये उसी के ऊपर ही अट्रैक्ट होती जा रही है, उसी से ही ये शादी करना चाहती है। अपने भाई के मुंह से ये बात सुनकर इससे पहले कि स्वाति उसे कुछ भी कहती, उससे पहले ही शीला ने किशन को डांटते हुए उसके ऊपर एक पिलो उठाया, और वो पिलो से अब उस पिलो को वो किशन के ऊपर फेंक देती है और कहती है, तुम तो बस चुप ही करो। इससे पहले कि शीला अब कुछ और भी कहती, तभी स्वाति ने शीला को समझाते हुए कहा, शीला ये काम पापा का है, तुम ये सब उन पर ही छोड़ दो। मैं तो तुमसे यही कहूंगी कि तुम उस राजीव गुलेरिया से दूर ही रहो, उसके चक्रों को तुम छोड़ दो। शीला वो लड़का अच्छा नहीं है, तुम तो देख ही चुकी हो कि कैसे वो लड़कियों के साथ हमेशा ही ऐसे टाइम स्पेंड करता रहता है, कभी कुछ उनसे दूर होता है तभी वो जाकर लैब में थोड़ा बहुत अपना एक्सपेरिमेंट पर ध्यान देता है। मुझे तो वो एक नंबर का लोफर टाइप का लड़का लगता है। मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी पढ़ाई पर अभी के लिए बहुत ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही समय है तुम्हारा करियर बनाने का। और वैसे भी राजीव के बारे में तो काफी ही लड़कियों से मैंने सुना है कि वो अब तक कभी किसी भी लड़की के साथ सीरियस रिलेशनशिप में आया ही नहीं है, तो तुम कैसे उसके साथ एक रिलेशनशिप में आने के बारे में सोच सकती हो। अरे एटलीस्ट उसके करियर के बारे में, उसके पास्ट के बारे में तो जानो, तभी उसके बारे में सोचना। और मेरे ख्याल से अब तुम एक डिसीजन ले सकती हो, और अगर नहीं ले पा रही हो तो सब पापा पर छोड़ दो। मेरे ख्याल से तुम्हें भी राजीव गुलेरिया के ख्याल अब छोड़ देने चाहिए। इससे पहले कि स्वाति की इस बात पर शीला उसे कोई भी जवाब देती, तभी उसके कानों में एक आवाज आई कि अगर तुम तीनों का ही हो गया हो तो क्या सब डिनर के लिए चलें। जैसे ही तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो ये आवाज उनके पापा की ही थी, जो खड़े हुए उनकी बातों को सुन रहे थे। उनके पापा अब यशवंत मल्होत्रा वहीं पर काफी समय से ही उन तीनों की ही आपस में बहस को और उनकी बातों को सुन रहे थे, जिन्हें सुनकर यशवंत मल्होत्रा को अपनी बेटी स्वाति मल्होत्रा पर बड़ा ही प्राउड भी फील हो रहा था कि इतनी सी एज में ही उसकी बेटी की कितने ही अच्छी तरह से अपने बहन भाइयों को समझाने की कोशिश कर रही है। उसे प्राउड था कि उसकी बेटी के ख्याल सच में ही कितने स्पष्ट हैं। अपने पापा को देखकर अब स्वाति कहती है, पापा क्या आपका एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया है? क्योंकि मैं तो अभी बस आपके पास ही आ रही थी लैब में आपकी हेल्प कराने के लिए, लेकिन इससे पहले मैं आपके पास पहुंचती तब तक मुझे इन दोनों की लड़ाई की आवाज आ गई। अपनी बेटी की ये बात सुनकर अब उसके पापा कहते हैं, पहले डिनर टेबल पर चलते हैं, फिर हम सब बैठकर आपस में ही बातें करते हैं इसके बारे में। अपने पापा की बात को सुनकर अब तीनों ही उसके साथ डिनर करने के लिए चले जाते हैं। कुछ ही देर में वो सभी जब डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं, तभी मिस्टर यशवंत मल्होत्रा कहते हैं, तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है? हाँ, अपने पापा के इस सवाल पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, पापा मेरा कॉलेज तो अच्छा चल रहा है, लेकिन आप किस चीज का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, क्या आप मुझे बताओगे? क्योंकि मुझे बड़ी ही एक्साइटमेंट हो रही है आपके इस एक्सपेरिमेंट को जानने के लिए। क्या उसमें मैं भी आपका साथ दे सकती हूँ? स्वाति के इस सवाल का जवाब देते हुए अब उसके पापा कहते हैं, बेटा मैं तो बस आयुर्वेदिक मेडिसिन पर ही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इन मेडिसिन को बना लूँ, और जैसे ही वो एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाएगा मैं उस दवाई को मल्होत्रा फार्मेसी में इंट्रोड्यूस जरूर करूंगा, क्योंकि हम यहाँ पर अब आयुर्वेद को भी अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी में इन्वॉल्व करेंगे। अपने पापा की ये बात सुनकर अब स्वाति कहती है, ठीक है पापा, मैं भी कॉलेज से आने के बाद फिर आपकी हेल्प करूंगी और आप भी मेरा वेट करिएगा इसमें, ठीक है। स्वाति की ये बात सुनकर अब उसके पापा भी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं, क्योंकि उसे अपनी बेटी स्वाति मल्होत्रा पर बड़ा ही विश्वास था कि एक दिन वो सच में अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करेगी। और अब वो फिर से बड़े ही प्राउडली स्वाति से कहते हैं, मुझे पूरा भरोसा है तुम पर बेटा कि एक दिन तुम एक अच्छी डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक अच्छी साइंटिस्ट भी बनोगी, क्योंकि जिस तरह से तुम्हारा इंटरेस्ट है उसको देखकर मैं ये बड़े ही प्राउड के साथ कह सकता हूँ। अपने पापा की आंखों में अपने लिए इतना प्राउड देखकर स्वाति मल्होत्रा कहती है, जरूर पापा, मैं आपकी उम्मीदों को कभी भी टूटने नहीं दूंगी, मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा 100 का 100 उतरने की कोशिश करूंगी। पापा आप देखिएगा कि आखिर किस तरह से मैं मल्होत्रा फार्मेसी को आगे लेकर जाती हूँ। अपनी बेटी की ये बात सुनकर अब वो कहते हैं कि जरूर, मुझे पूरा भरोसा है बेटा तुम पर। अपने पापा की ये बात सुनकर अब वहाँ पर शीला ही बैठी, वो तो बस जलबुन ही रही थी, क्योंकि उसके पापा को तो सारा ही भरोसा बस स्वाति मल्होत्रा पर ही था, जिससे अब शीला वहाँ बैठी बैठी हुई इन सब बातों को हजम ही नहीं कर पा रही थी। शीला को बैठे हुए वहां पर उन दोनों की ही बातें सुनकर अब ऐसा लगता है जैसे उसके पापा तो उसे भूल ही जाते हैं। तब वो सोचती है कि उसके पापा को तो लगता है बस उसके 2 ही बच्चे हैं, शीला उनकी बेटी है ही नहीं। इसलिए अब शीला सीधे सीधे ही कहते हैं कि क्या आप सबको यहाँ पर ये भी लग रहा है कि मैं भी आप लोगों की फैमिली का हिस्सा हूँ। पापा, आपके सिर्फ 2 ही बच्चे नहीं है। शीला अपनी तेज तर्रार जुबान से अपने पापा को ये जवाब दे देती है। शीला की इस इतनी कड़वी बात को इग्नोर करते हुए अब उसके पापा किशन से कहते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, क्योंकि उनके पापा अच्छे से शीला की हर एक बात से वाकिफ थे। वो जानते थे कि वो बस ऐसे ही स्टार्टिंग से ही बचपन से ही जली कटी ही सुनाती थी, इसलिए वो इसकी बात पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो अच्छी तरह से समझ रहे थे कि अगर वो यहाँ पर उन्हें कुछ भी कहेंगे तो वो उसका मतलब गलत ही समझेगी, जैसे वो बचपन से ही समझती आ रही थी। इसलिए अभी उसके साथ कुछ ना कहते हुए वो अब किशन से पूछ लेते हैं उसकी पढ़ाई के बारे में। अपने पापा को जवाब देते हुए अब किशन भी कहता है, पापा पढ़ाई तो बहुत ही अच्छी चल रही है, आप देखिएगा नेक्स्ट ईयर मैं भी स्वाति के कॉलेज में ही अपना एडमिशन ले लूंगा। किशन की बात को सुनकर अब उसके पापा कहते हैं, तुम भी अपनी बहन की ही तरह मेडिकल फील्ड में ही आगे जाओगे। मुझे खुशी है कि सच में तुम्हारा इंटरेस्ट अपनी पढ़ाई में इतना बढ़कर है, और वो भी मेडिकल कॉलेज के लिए ही। अपने पापा की बात का जवाब देते हुए अब किशन कहता है, नहीं पापा, मैं मेडिकल कॉलेज नहीं, मैं मैनेजमेंट में आगे जाना चाहता हूँ। उसके पापा की ये उम्मीद थी कि जिस तरह से स्वाति मल्होत्रा मेडिकल में जाना चाह रही है और वो एक साइंटिस्ट में, उसकी साइंस में भी इतनी रुचि है, तो उसे ये उम्मीद थी कि उसका बेटा भी मेडिकल में आगे जाएगा और आगे आने वाले समय में वो उसकी फार्मास्यूटिकल को भी अच्छी तरह से संभाल लेगा। लेकिन जब किशन यहाँ पर सीधे सीधे ही उसे कह देता है कि मुझे मेडिकल में नहीं बल्कि मुझे मैनेजमेंट में आगे जाना है, और आपकी इतनी मेहनत से खड़ी की हुई मल्होत्रा फार्मेसी को भी अपनी मैनेजमेंट स्किल से ही आगे बढ़ाना चाहता हूँ। किशन की बात को सुनकर अब उसके पापा कहते हैं कि बेटा तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, लेकिन एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए अलग तरह से दिमाग चाहिए होता है। अपने पापा की ये बात सुनकर अब किशन कहता है कि पापा मैं कोशिश करूंगा, आप देखना। किशन की बात को सुनकर अब उसके पापा भी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं, क्योंकि वो अगर उसका बेटा मैनेजमेंट की फील्ड में जाना चाहता था तो वो उसे डिमोटिवेट नहीं करना चाहते थे, वो उसके इस डिसीजन में भी उसका साथ देना चाहते थे। और फिर वो सभी अपना अपना डिनर करने के लिए लग जाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद जब सबने ही अपना डिनर फिनिश कर लिया तो उसके बाद अब सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं, जहाँ स्वाति मल्होत्रा की माँ उसके पापा से कहती है कि क्या ज्यादा वक्त लगेगा क्या आपको इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने में। स्वाति की माँ की बात का जवाब देते हुए अब उसके पापा कहते हैं कि ये तो दुनिया का कोई साइंटिस्ट भी नहीं बता सकता है कि उसे उसके इस एक्सपेरिमेंट में कितना वक्त लगेगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट एक ऐसी चीज है जब तक हमें उसमें कोई फाइनल रिजल्ट नहीं पता चल जाता तब तक हम किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते कि उसमें क्या कमी है, क्या अच्छाई है, और इसका कोई टाइम सीमा भी नहीं है कि ये कब तक पूरा होगा। इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मुझे इसमें कितना टाइम और लगेगा।
उस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने में तुम तो जानती ही हो ना, बस एक बार मेरा ये एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाए तो आयुर्वेद मेडिसिन की दुनिया में भी मल्होत्रा फार्मेसी का नाम सबसे ऊपर ही होगा। मुझे ये उम्मीद है कि एक दिन मैं ऐसा जरूर कर पाऊंगा और मेरे बाद तो स्वाति इसे और भी अच्छे तरीके से आगे लेकर जाएगी, क्योंकि मुझे अपनी बेटी स्वाति पर भी बहुत ही भरोसा है। क्योंकि स्वाति की रुचि जिस तरह से मेडिकल में है उस तरह से मैं 100% लिख कर दे सकता हूँ कि मेरे सपने को मेरी बेटी ही पूरा करेगी। तुम देखना, वो मेरी बेटी है और वो मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ेगी, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। अपने पति की आंखों में स्वाति के लिए इतना विश्वास और इतना प्राउड देखकर अब स्वाति की माँ भी कहती है, मुझे किशन और स्वाति की चिंता नहीं होती है, क्योंकि मुझे इन दोनों का ही पता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। लेकिन हाँ, मुझे शीला का बिहेवियर अजीब लगता है। पता नहीं, कई बार तो मुझे भी शक होता है कि सच में ये शीला हमारी ही बेटी है या नहीं। पता नहीं ये हमारी फैमिली में किस पर गई है जो इतनी कड़वी बातें हमेशा से ही करती रहती है। पता नहीं हर टाइम कौन से करेले को अपने मुंह में लेकर घूमती रहती है जो कड़वा ही बोलती है। अपनी पत्नी की बात का जवाब देते हुए अब स्वाति के पिता कहते हैं कि तुम ज्यादा मत सोचो उसके बारे में, अभी उसकी उम्र ही कुछ ऐसी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी उसे अपनी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस होते जाएंगे तो शायद उसे भी इन बातों की समझ हो। और रही बात उसकी जुबान की, तो वो भी इसका तो कुछ नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि तुमने तो देखा ही है कि उसकी जुबान तो ये बचपन से ही है। वो बचपन से ही हमारे तीनों बच्चों में सबसे अलग ही है। अपने पति की ये बात सुनकर अब स्वाति की माँ कहती है कि वो गुलेरिया परिवार का दूसरा बेटा है ना, तो क्या जानते हो तुम? अपनी पत्नी की बात का जवाब देते हुए मिस्टर यशवंत मल्होत्रा कहते हैं, हाँ जानता हूँ, उसका नाम राजीव है। राजीव नाम है उसका, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो उसके बारे में? क्योंकि मैं गुलेरिया परिवार के चारों ही बेटों के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन क्या बात है जो तुम सिर्फ राजीव के बारे में पूछना चाहती हो? स्वाति के पिता की ये बात सुनकर अब उसकी माँ कहती है कि अपनी शीला उसे बड़ा ही पसंद करती है। आप जरा बात कीजिए ना मिस्टर देवराज गुलेरिया से अपनी शीला के लिए, क्योंकि अगर हमारी शीला भी अब शादी के लायक तो देखो हो ही चुकी है, तो तुम एक बार देवराज गुलेरिया से शीला के लिए बात करके देखो। अगर वो राजीव और शीला का रिश्ता पक्का होने दें तो। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर अब स्वाति के पिता कहते हैं कि ये क्या कह रही हो तुम? मैं स्वाति से पहले शीला की शादी का नहीं सोच सकता हूँ। अपने पति की बात का जवाब देते हुए स्वाति की माँ कहती है कि देखिए, स्वाति अपने करियर में है, वो अपने करियर को लेकर काफी ही डेडिकेटेड है। वो अपने करियर पर अभी अपना ध्यान लगाना चाहती है, तो वो और साथ के साथ वो आपकी मदद भी करना चाहती है। इसमें तो ना मुझे कोई प्रॉब्लम है और ना ही शायद आपको कोई होनी चाहिए, क्योंकि स्वाति अपनी एक डायरेक्शन में बिल्कुल सही जा रही है। और अगर हमारा बच्चा कुछ करना चाहता है तो हमें उसे अभी इन शादी के बंधों में नहीं बांधना चाहिए। लेकिन हमारी शीला, अरे शीला का तो यही सपना है कि वो बस गुलेरिया परिवार की बहू बने। मुझे लगता है कि हमें उसकी शादी अभी कर देनी चाहिए। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर अब यशवंत कहते हैं कि मुझे लगता है कि अभी शीला को भी अभी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शादी तो एक ऐसी चीज है जिसे हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी उसका भी टाइम बस अभी अपने करियर पर फोकस करने का है। अगर हम अभी से उसे शादी के बंधन में बाहर घुसा देंगे तो वो फिर शायद अपना करियर ना बना पाए, और जब तक वो अपने करियर में अपना सेट नहीं हो जाती, वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेती, तब तक उसकी शादी हम नहीं कर सकते। जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी उसके बाद ही मैं गुलेरिया परिवार के हेड से उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि तुम्हें तो अच्छी तरह से पता ही है ना कि गुलेरिया परिवार खुद कितना एजुकेटेड है। और अगर हम अब तक, क्योंकि हमारी बेटी की तो अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, तो पता नहीं ऐसे में वो हमारी बेटी का रिश्ता लेंगे भी या नहीं। मेरे ख्याल से अब हमें सो जाना चाहिए, इसके बारे में हम फिर कभी बात करते हैं, क्योंकि रात काफी हो चुकी है और वैसे भी एक्सपेरिमेंट में मैं सच में बहुत ही थक चुका हूँ। ये कहते हुए ही मिस्टर यशवंत मल्होत्रा अपने बेड पर जाकर लेट जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में अभी भी अपने एक्सपेरिमेंट का ही पूरा हिसाब चल रहा था। वो अभी भी अपने दिमाग में यही सोच रहे थे कि उसका एक्सपेरिमेंट पूरा कैसे करना है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मल्होत्रा हाउस में सभी नाश्ते की टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे कि तभी स्वाति की माँ ने सर्वेंट से कहा कि स्वाति के लंच बॉक्स में 2 लोगों के लिए लंच पैक कर देना। अपनी माँ की ये बात सुनकर शीला कहती है,
कि वाह मम्मी, खुद की बेटी की चिंता नहीं है, लेकिन हाँ अपनी दूसरी बेटी की दोस्त की भी चिंता जरूर है आपको। क्योंकि जब शीला ने वहां बैठे हुए सुना कि उसकी माँ स्वाति के टिफिन में 2 लोगों का खाना डलवा रही है तो वो एकदम से ही जल भून जाती है। वो सोचती है क्योंकि यहाँ पर दूसरा खाना शायद अंजलि के लिए जा रहा था और शीला तो पहले से ही अंजलि से बहुत ही जलती थी, इसलिए उसके तन बदन में आग लग गई थी इन 2 लोगों के खाने की बात कर सुनकर। इसलिए वो अपना खाना ना करते हुए सीधे ही अपनी माँ को एक टोंट देती है। शीला की बात को सुनकर अब यशमित मल्होत्रा उसे गुस्से में कहते हैं, अगर तुम अपने मुंह से कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो अपने मुंह को बंद रखना सीखो, क्योंकि तुम्हारा मुंह जब भी खुलता है तो तुम सिर्फ उससे जहर ही उगलती हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर तुम किसी के लिए भी अच्छा नहीं कर सकती, अच्छा नहीं बोल सकती, तो कोई जरूरत नहीं है तुम्हें अपना मुंह भी खोलने की। अपने पापा की ये बात सुनकर अब शीला अपनी नजरें एकदम से ही झुका लेती है कि तभी उसके कान में अब किशन की आवाज आती है।